नमस्कार, मेरा नाम है आकाश। आप देख रहे हैं डिफेंस टॉक। आज की इस वीडियो में भाजपा वर्सेस विपक्षी पार्टियों के बीच चल रहे राजनीतिक संघर्ष के बारे में हम बात करेंगे, जहां शीर्ष पर बैठे नरेंद्र मोदी राजनीतिक छक्के लगा रहे हैं। इस समय देश की राजनीतिक परिस्थिति में विपक्ष कहां से कहां पहुंच गया है और कहां भाजपा पहुंच गई है। देश की राजनीति में अगर पिछले 12 साल की बात करें तो दो महत्वपूर्ण मोड़ आए। पहला तब जब 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए चुनकर देश के सामने आए और उन्होंने देश की राजनीति बदल दी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में अपने दम पर स्पष्ट बहुमत मिला। यह कोई छोटा अवसर नहीं था, यह कोई छोटी बात नहीं थी, या यूं कहें कोई छोटी राजनीतिक घटना नहीं थी। यह भारत की राजनीति में बहुत बड़ा बदलाव था और वह आज तक चल रहा है, वह रुका नहीं है। दोस्तों, दूसरा मोड़ जो आया वो आया 2024 के लोकसभा चुनाव में। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा की सीटें घट गईं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 303 मिली थी, लेकिन 2024 में बीजेपी 240 पर आ गई। और तब जितने भी पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं जो बीजेपी और मोदी को सत्ता में नहीं देखना चाहते, उन्होंने एक नैरेटिव गढ़ना स्टार्ट कर दिया कि अब बीजेपी और मोदी दोनों ढलान पर हैं। मोदी का प्रभाव अगर खत्म नहीं हो रहा है तो निश्चित रूप से कम अवश्य हो रहा है और भाजपा अब इससे नीचे ही जाएगी। ढलान पर जो भी रहता है वो नीचे ही जाता है जब तक कि उसको कोई बड़ी ताकत रोक ना दे। तो बीजेपी को ढलान पर या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को ढलान पर जाने से किसने रोका? वो 2024 में जो टर्निंग पॉइंट था भारतीय राजनीति का, उसने भाजपा को संभलने का मौका दे दिया। भाजपा ने अपना कोर्स करेक्शन किया, अपनी गलतियों को, अपनी कमियों को दूर करने का जो प्रयास है वो स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद किन किन राज्यों में चुनाव हुए? महाराष्ट्र में, हरियाणा में, झारखंड में चुनाव हुए और उससे पहले जम्मू कश्मीर में अक्टूबर में हुए, दिल्ली में, झारखंड में और उसके अलावा बिहार में भी चुनाव हुए। इसमें से जो झारखंड है, भाजपा हेमंत सोरेन से हार गई, इसमें कोई शक नहीं है। हेमंत सोरेन जो है वो जनजातियों के बड़े नेता के रूप में झारखंड में उभर चुके हैं और स्थापित हो चुके हैं। भाजपा के पास हेमंत सोरेन का कोई जवाब झारखंड में नहीं है। बाकी राज्यों में भाजपा की जीत हुई, महाराष्ट्र में जीत हुई, हरियाणा में जीत हुई, उसके अलावा दिल्ली में जीत हुई और बिहार में तो सफाया हो गया। अब महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव में और खासतौर से बीएमसी में भाजपा की जीत और महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की जीत से आपको एक पैटर्न दिखाई देगा, एक संदेश दिखाई देगा। तो ढलान पर जा रही बीजेपी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को जो बड़ी ताकत रोक सकती थी, वो ताकत कौन थी? वो ताकत जनता की ताकत थी, वो ताकत मतदाता जो हैं उनकी ताकत थी। भाजपा ने 2024 में जो नारा दिया, अब की बार 400 पार, वो मतदाता को पसंद नहीं आया। उसका नुकसान भाजपा को अवश्य हुआ। लेकिन उसके बाद उनके विरोधियों ने जो नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश करी कि भाजपा और मोदी दोनों ढलान पर हैं, यह तो भारत के मतदाता और भारत के लोगों ने बहुत ही ज्यादा नापसंद किया। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का नतीजा निकलने के बाद और अभी ये जो महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय के चुनाव नतीजे आए हैं, इनको अगर आप देखें तो इनका कार्यकाल अभी चलने वाला है। अलग अलग राज्यों में फिर से चुनाव होने वाले हैं। 2024 में भाजपा की लोकसभा में जो सीटें कम हुई, इससे भाजपा और नरेंद्र मोदी, उनके मंत्रिमंडल के साथी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी, ये सभी लोग कितने दुखी हुए ये तो पता नहीं। लेकिन जो विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, इससे लगता है कि मतदाता बहुत दुखी हुआ था। उसको लगा कि हमसे गलती हो गई, उसको लगा कि हमने न्याय नहीं किया। जब व्यक्ति को अपराध बोध होता है तो वह प्रायश्चित करता है और भारतीय मतदाता प्रायश्चित कर रहा है। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में अब बीजेपी पूरी तरह से सर्वोच्च स्थान पर स्थापित हो गई है। भारतीय जनता पार्टी को रोकने वाला अब कोई दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा जो है उसकी राजनीति में अगला दौर है विधानसभा के चुनावों का। पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, असम और पुदुचेरी, यहाँ 2026 में चुनाव होंगे। असम में भाजपा की जीत में दूर दूर तक कोई शंका नहीं है। भाजपा तीसरी बार असम में सरकार बनाने जा रही है, यह आज से ही दिखाई दे रहा है। पुदुचेरी में भी ज्यादा उम्मीद इस बात की है कि एनडीए की सरकार बन जाएगी। एनडीए यानी भाजपा और अन्ना द्रमुक जो है उसके जो बाकी साथी हैं और उनके साथ मिलकर। लेकिन राष्ट्रीय राजनीति की दृष्टि से उसका कोई बहुत बड़ा महत्व नहीं है। असली जो लड़ाई है वो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में है। इन तीन राज्यों का चुनाव आगे की राजनीति तय करेगा और इन तीन राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजे में भी आपको मतदाता प्रायश्चित करता हुआ नजर आएगा। अभी तक जो अनुमान है इन तीनों राज्यों के बारे में वह यह है कि ममता बनर्जी को हराना बड़ा मुश्किल है, तमिलनाडु के एमके स्टालिन को हराना बहुत कठिन है और केरल में सीपीएम के नेतृत्व वाला जो गठबंधन है
वह हार सकता है और कांग्रेस जीत सकती है। लेकिन ये सारे समीकरण बदल भी सकते हैं और मतदाता को भी बदलते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में जो परिस्थितियां बन रही हैं, ईडी की पिटीशन पर सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई कि हम अराजकता को बढ़ने नहीं दे सकते, सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है ममता बनर्जी की सरकार पर, उनकी पार्टी पर और उनकी पार्टी और प्रशासन के रवैये पर, तो इस बात की संभावना लगातार तेजी से बढ़ रही है कि ममता बनर्जी का सितारा डूब रहा है, उनका सूर्य अस्त हो रहा है, बड़े बड़ों का हो चुका है। ब्रिटिश राज्य जिसका सूर्य कभी डूबता नहीं था, आज वो कहां पर है। उनकी अर्थव्यवस्था इस बात पर टिकी हुई थी कि भारत के साथ एफटीए हो जाए, तो एफटीए हो गया भारत के साथ। यह उनके लिए बड़ी प्रतिष्ठा का सवाल था। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आने जा रहा है दोस्तों। यह पॉलिटिकल रिसेट है, पूरी राजनीति फिर से व्यवस्थित हो रही है। देश में एक नई राजनीतिक व्यवस्था बन रही है जिसमें भाजपा सबसे ऊपर है और उसकी यह बढ़त लगातार बढ़ने ही वाली है, कम नहीं होने वाली और ना ही रुकने वाली है। तो पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों राज्यों में जो सत्तारूढ़ दल है वह सत्ता से बाहर जा रहा है। इस समय भारतीय राजनीति में एंटी इनकम्बेंसी और प्रो इनकम्बेंसी दो चीजें चलती हैं। या तो एंटी इनकम्बेंसी चलती है या प्रो इनकम्बेंसी चलती है। ये प्रो इनकम्बेंसी का जो सिलसिला है ये पिछले 20 से 25 सालों में शुरू हुआ है और इसमें ज्यादा बड़ा योगदान भाजपा का है। उसकी राज्य सरकारें बार बार लौट कर आ रही हैं। अब तो केंद्र सरकार के मामले में भी भाजपा ने यह धारणा स्थापित कर दी है। भाजपा की लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है, तो पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता बनर्जी का जाना कोई अनहोनी नहीं होगी, क्योंकि जब वक्त करवट लेता है तब अनहोनी को होने में देर नहीं लगती है और पश्चिम बंगाल में वैसा होता हुआ नजर आ रहा है। केंद्र सरकार और भाजपा को जो करना चाहिए था पश्चिम बंगाल में नहीं किया। उसके बावजूद परिस्थिति यह है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी लगातार कमजोर हो रही है। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन का जो भाग्य है वो तमिल फिल्मों के सुपरस्टार विजय जो हैं वो तय करेंगे। अगर वो डीएमके के विरोधी गठबंधन में शामिल हो जाते हैं तो वह गठबंधन क्लीन स्वीप करेगा, डीएमके का सफाया हो जाएगा। अगर विजय अलग से लड़ते हैं तब भी डीएमके के हारने की संभावना बहुत अधिक है। इसी तरह से केरल में सीपीएम का जाना तय लग रहा है। सीपीएम इस समय जिस गठबंधन में है उसका नाम है लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ और उसके मुकाबले में है यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ जो कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन है। लेकिन यूडीएफ सत्ता में आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब एलडीएफ तो जाती हुई दिखाई दे रही है लेकिन यूडीएफ आ जाएगी, यह बात कांग्रेस के लोग भी भरोसे से नहीं कह पा रहे हैं। तो इतना बड़ा चेंज भारत की राजनीति में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप देखिए डीएमके का हारना तमिलनाडु की राजनीति में और द्रविडियन जो पॉलिटिक्स है उसके खात्मे की शुरुआत होगी। केरल में सीपीएम का हारना और कांग्रेस का ना आ पाना केरल की राजनीति में एक नए परिवर्तन की शुरुआत होगी। इसी तरह से पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का हारना क्षेत्रीय दलों पर बीजेपी की निर्णायक जीत को स्थापित करेगी। 2014 में जब भाजपा केंद्र में आई थी तो ऐसा कहा जाता था कि बीजेपी जब कांग्रेस से लड़ती है तो कांग्रेस को हरा देती है, लेकिन जब क्षेत्रीय दलों से लड़ती है तो हार जाती है। तो बीजेपी ने इस अवधारणा को तोड़ते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को हरा दिया। देश का सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, वहां करके दिखाया, बिहार में करके दिखाया, महाराष्ट्र में करके दिखाया, अलग अलग राज्यों में करके दिखाया, दिल्ली में करके दिखाया, उड़ीसा में भी करके दिखाया। भाजपा लगातार क्षेत्रीय दलों से भी जीत रही है और उसकी जीत का यह सिलसिला जो है वो इन 5 राज्यों के चुनाव परिणाम से तय होगा कि भाजपा की जीत का सिलसिला आगे बढ़ने वाला है या ठहरने वाला है। तो भारत का मतदाता इस समय नरेंद्र मोदी के साथ जो अन्याय 2024 में हो गया उसका प्रायश्चित कर रहा है और उसको सुधारने की कोशिश कर रहा है और इस सुधारने में पता नहीं कितने लोग निपट जाएंगे। जैसे जब तूफान आता है तो कौन सा पेड़ उखड़ जाएगा, चाहे जितना मजबूत हो उखड़ जाएगा और इस समय वही हो रहा है। 2024 में भाजपा की लोकसभा सीटें कम होना जिसको कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये बीजेपी के लिए वो था। भाजपा को सुधरने का मौका मिला, उसके विरोधियों को गलतफहमी हो गई कि अब भाजपा नीचे जा रही है और हमारे ऊपर आने का समय आ गया है। तो भाजपा नीचे गई नहीं, भाजपा जहां चली गई थी वहां से लगातार शिखर की ओर बढ़ रही है और उसके विरोधी लगातार पाताल की ओर जा रहे हैं और यह सिलसिला अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में जारी रहेगा और यह सिलसिला आपको 2029 के लोकसभा चुनाव तक दिखेगा। 2029 तक का भारतीय राजनीति का टेम्पलेट तय हो चुका है कि भाजपा लगातार आगे बढ़ेगी। सवाल सिर्फ इतना होगा कि कितना आगे बढ़ेगी। 2029 तक यह सवाल अब नहीं होगा
कि क्या भाजपा घट सकती है, पीछे जा सकती है, या विपक्षी पार्टियां आगे जा सकती हैं। यह बहस अब खत्म हो चुकी है। अब बहस का मुद्दा बचा है तो सिर्फ इतना कि भाजपा कितना बढ़ेगी और उसके विरोधी कितना नीचे गिरेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद से जो भी चुनाव नतीजे आए हैं वह जिस तरह से भाजपा के पक्ष में गए हैं, इससे पता चल रहा है कि भारत की राजनीति बदल रही है। भारत के मतदाता का स्वभाव बदल रहा है। मतदाता राजनीतिक स्थिरता चाहता है, भारत का विकास चाहता है, देश का सम्मान चाहता है, राष्ट्रीय सुरक्षा चाहता है। वो चाहता है कि जो देश में डेमोग्राफी का खतरा पैदा हो रहा है उसको रोकने वाला कोई हो। और मतदाता जब ये बात सोचता है तो उसको नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, भारतीय जनता पार्टी दिखाई देती है। इसलिए भारतीय समाज में यह परिवर्तन आ रहा है। जो लोग इस बहस में लगे हैं कि यह स्कीम अनाउंस कर दी इसलिए जीत गए, पैसा दे दिया इसलिए जीत गए, यह सब गलतफहमी है। विरोधियों के मन को संतोष देने के लिए है। यह सब ना होता तब भी भाजपा जीतती और आगे भी जीतती रहेगी। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी वेलफेयर स्कीम्स की घोषणा करे ना करे वह जीतने ही वाली है। और उसके विरोधी चाहे जितनी बड़ी बड़ी स्कीम्स की घोषणा कर दें वो हारने ही वाले हैं। तो यह एक बड़ा संदेश भारत के मतदाता ने सभी राजनीतिक दलों को दे दिया कि उसका जो मूड है वो एक दिशा में चल पड़ा है और इस दिशा को वह बदलने के लिए अभी तैयार नहीं है, कम से कम 2029 तक तो नहीं। भारत के मतदाताओं का नरेंद्र मोदी और भाजपा में बन रहे इस विश्वास के बारे में आप लोग क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके मुझे अवश्य बताएं। आपसे अनुरोध है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। हमारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय जो है वो अवश्य बताएं। जय हिंद।